हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे सीओपीडी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जो सीओपीडी होता है इसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जो सीओपीडी होता है मोस्टली हमारे दो डिजीज से मिलकर बनता है। एक तो होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा होता है एम्फाइसीमा। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं सीओपीडी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो क्या है, सीओपीडी इज अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज स्टेट करेक्टराइज्ड बाय एयरफ्लो लिमिटेशन दैट इज़ नॉट फुली रिवर्सिबल। जैसे जो सीओपीडी होती है एक हमारे प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज़ होती है, और इसमें हमारा जो एयर फ्लो होता है उसमें लिमिटेशन रहती है, यानी जो हमारा प्रॉपर जो एयर फ्लो रहता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि जो हमारा एयरवे होता है उसमें आपका नैरोइंग हो जाती है, जिससे प्रॉपरली हमारा जो इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस है प्रॉपरली नहीं हो पाती है, और ये आपका फुली रिवर्सिबल कंडीशन नहीं है। And the airflow limitation is usually progressive and associated with an abnormal inflammatory response of lungs to noxious particles or gases primarily caused by cigarette smoking। और ये जो हमारा सीपीडी होता है इसमें जो आपका एयर फ्लो लिमिटेशन होता है ये यूजुअली हमारा प्रोग्रेसिव रहता है, और ये मोस्टली जो हमारे लंग्स में हमारे जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं इसके लिए और जो गैसेस होती हैं ये हमारे जो लंग्स है उसमें आपका इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स होती हैं ये वो डेवलप हो जाती हैं। और जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होती है ये प्राइमरली हमारा जो सिगरेट स्मोकिंग होता है इसके थ्रू ये डेवलप होता है, कॉज होता है। एंड ऑल्दो सिगरेट स्मोकिंग अफेक्ट्स द लंग्स एंड सिस्टमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो डेवलप। इसके अलावा जो सिगरेट स्मोकिंग होता है ये मेनली तो हमारे जो लंग्स होता है इसको अफेक्ट करता है। इसके अलावा ये हमारे जो सिस्टमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी जो अदर हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे बॉडी में, ये हमारे हार्ट में अफेक्ट कर सकता है, नर्वस सिस्टम में अफेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ हमको इसमें देखने के लिए मिलती है। Next है, patient with COPD may have asthma and some patient with asthma may go on to the develop fixed or irreversible airflow obstruction। जैसे कभी कभी जो पेशेंट होते हैं उसमें सीओपीडी तो होता ही होता है, लेकिन सीओपीडी के साथ उनमें हमारा अस्थमा देखने के लिए भी मिलता है। और जैसे जो हमारे जो पेशेंट अस्थमा में जा चुके होते हैं सीओपीडी वाले, उसमें हमको फिक्स्ड और जो इरिवर्सिबल एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशंस होती हैं देखने के लिए मिलती हैं। It may be impossible to differentiate asthma from COPD, especially if the individual has a history of cigarette smoking। और डिस्टेंस, और कभी कभी जो अस्थमा और जो सीओपीडी होता है उसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मोस्टली ये उन पेशेंट में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है जो हमारे सिगरेट स्मोकिंग जिनमें आपकी हिस्ट्री ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। Chronic obstructive pulmonary disease is a lung disease characterized by chronic obstruction of lung airflow that interferes with normal breathing and is not fully reversible। डिस्टेंस, जो chronic obstructive pulmonary disease है यानी जो हमारा COPD है, ये हमारी एक लंग डिजीज़ होती है। इसमें हमारे जो लंग्स का जो एयर फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न होता है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है उसमें इंटरफेयर हो जाता है। प्रॉपरली जो पर्सन होता है उस ब्रीदिंग नहीं ले पाता है, डिस्नी की कंडीशन देखने में मिलती है, और ये हमारा फुली रिवर्सिबल नहीं होता। अब हम दूसरी डेफिनेशन देखें। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आ लंग डिजीज दैट ब्लॉक एयर फ्लो एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। डिस्टेंस, जो हमारा सीओपीडी होता है ये ग्रुप ऑफ हमारी डिजीज होती है जो आपके दो डिजीज से मिलकर बनता है। एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक होता है आपका एम्फाइसीमा। एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा आर मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट मेकअप ऑफ सीओपीडी। इसके अलावा ये दोनों कंडीशंस ऐसी होती हैं जो आपकी कॉमन कंडीशन होती हैं जिसके थ्रू आपका जो सीओपीडी होता है इसका बिल्डअप होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीओपीडी के बारे में। सीओपीडी इज मेनली कैटेगराइज इनटू टू क्लिनिकल टाइप्स। क्लिनिकली हमारा जो सीओपीडी होता है उसको टू टाइप्स में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और जो सेकंड है वह आपका एम्फाइसीमा। तो फर्स्टली हम बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो हमारा ब्रोंकाइटिस होता है वो क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है सबसे फर्स्ट हमारा नोज़ और माउथ आता है, फिर उसके बाद ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया के बाद जो ट्रैकिया होता है वो आपके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है राइट साइड और आपका लेफ्ट साइड। जो राइट साइड में डिवाइड होता है उसको हम आपका राइट ब्रोंकाई बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड में डिवाइड होता है इसको हम आपका
लेफ्ट ब्रोंकाई बोलते हैं। और डियर्सन जब भी हमारे जो ब्रोंकाई होता है इसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम आपका ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, ठीक है। और डियर्सन जो हमारा ब्रोंकाइटिस होता है ये भी हमारे 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरा होता है आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो हम बात करें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो आपके सीओपीडी में रोल प्ले कर रहा है, तो इसके अंदर देखते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन बाई ब्लू ब्लॉटर। जो आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है इसको हम आपका ब्लू ब्लॉटर के नाम से भी जानते हैं। इन दिस कंडीशन ब्रोंकियल ट्यूब बिकम इन्फ्लाम्ड एंड नैरोड एंड लंग्स प्रोड्यूस मोर म्यूकस, ठीक है। और जैसे जो आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है इस एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपके जो ब्रोंकियल जो ट्यूब होते हैं, जो ब्रोंकाई के ट्यूब्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन की वजह से इसमें आपका नैरोइंग भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। जैसे जो आपका फर्स्ट इमेज है ये हमारा हेल्दी ब्रोंकाई है जिसका ल्यूमेन भी हमारा नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जो आपका सेकंड इमेज है इसमें जो पेशेंट का ब्रोंकाई है उसमें आपका इन्फ्लामेशन हो चुका है और इन्फ्लामेशन की वजह से इसमें से आपका एक्सेस जो म्यूकस होता है वो सीक्रेट होता है जिससे इसमें आपका जो नैरोइंग आना स्टार्ट हो जाता है एंड लंग प्रोड्यूस मोर म्यूकस, जिससे हमारा इसमें आपका म्यूकस भी एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा एंड विच कैन फर्दर ब्लॉक द नैरोइंग ट्यूब, जिससे जो आपका जो नैरोइंग ट्यूब होता है ये ब्लॉक भी हो सकता है एंड दिस डेवलप आ क्रोनिक कफ ट्राइंग टू क्लियर योर एयरवे, ठीक है। जिससे हमारे जो क्रोनिक कफ की कंडीशंस होती हैं वो डेवलप होती है जिससे जो आपका थिक म्यूकस जमा हुआ होता है ये थोड़ा इजीली बाहर आ जाता है और आपका जो पेशेंट है थोड़ा उसको ब्रीदिंग लेने में भी आपका प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे तो इसमें आपको प्रॉब्लम देखने की मिलती है लेकिन जब क्रोनिक कफ होगा तो आपका कुछ अमाउंट में जो म्यूकस होता है आपका आउट हो जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है जो आपका सीओपीडी में डेवलप करने में आपका इसमें रोल प्ले करा हुआ है आपका एम्फाइसीमा। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पिंक पफर। जैसे आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस था तो उसको हम आपका ब्लू ब्लॉटर बोल रहे थे। वैसे ही हमारा जो एम्फाइसीमा होता है इसको हम पिंक पफर के नाम से भी जानते हैं। इन दिस डैमेज और डेथ ऑफ द एल्वेओलर सैक विल अकर। और जो एम्फाइसीमा होता है इस कंडीशन में जो हमारी एल्वेलाइस होती है लंग्स में, ठीक है, इनकी जो सेक्स होती हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और डेथ होना इसका स्टार्ट हो जाता है, ठीक। एंड द लंग डिजीज कॉज डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग फ्रेजाइल वॉल एंड इलास्टिक फाइबर ऑफ द एल्वेलाई। और डिस्टेंस जो आपकी एम्फाइसीमा है ये तो एक लंग डिजीज है ही है लेकिन इसके थ्रू हमारे जो फ्रेजाइल वॉल होते हैं एल्वेलाई के और जो उसके इलास्टिक फाइबर्स होते हैं उसमें आपका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है जिससे जो हमारे एल्वेलाई होते हैं वो उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है एंड स्मॉल एयरवे कोलैप्स व्हेन पेशेंट एक्सहेल impairing एयर फ्लो आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। अब देखिए जब भी क्या रहता है इसमें आपका डिस्ट्रक्शन हो जाता है एल्वेलाई में, इसके जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इनमें भी आपका डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो जो हमारे जो स्मॉल एयरवे होते हैं यानी जो एल्वेलाइस होते हैं उसमें आपका कोलैप्सिंग होना स्टार्ट हो जाता है जिससे क्या होता है जब भी कोई पेशेंट हमारा एक्सहेल करता है तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आपकी एक्सहेल होनी होती है वो प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी से आउट नहीं हो पाती, लंग्स से आउट नहीं हो पाती है एंड इट इज़ एन एबनॉर्मल परमानेंट इन्लार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकाई। और इसमें जो हमारे एलोलाई होते हैं, ठीक है, और जो हमारे एयर स्पेसेस होते हैं उसमें आपका एबनॉर्मली इलाजमेंट देखने के मिलता है जिसकी हम इमेज में देख सकते हैं। इन दिस डैमेज एयर सैक्स इन द लंग्स कॉम्बाइन टू फॉर्म लार्ज स्पेसेस कॉल्ड बुले विच मेक इट हार्ड टू ब्रीथ, ठीक है। और जैसे जब भी हमारा क्या रहता है जो आपका एयरलाई में आपका एबनॉर्मल इलाजमेंट हो जाता है इसमें प्रॉपर कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो सकता है तो उसके थ्रू जब भी पेशेंट का जो इलाजमेंट होगा एलोलाई का उसमें आपका बुले का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल एलोलाई है। जब भी इसमें क्या रहेगा आपका एम्फाइसीमा डेवलप हो जाएगा तो उसमें जो एलोलाई होते हैं इसमें बुले का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है जिससे पेशेंट को ब्रीदिंग लेने में आपका डिफिकल्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सीओपीडी के बारे में। दिस सिस्टम क्लासिफाइज COPD based on severity of airflow limitations using spirometry। डिस्टेंस जो हमारा गोल्ड क्लासिफिकेशन होता है COPD का इसमें हम स्पायरोमेट्री का यूज़ करते हैं और साथ में इसमें आपका जो एयर फ्लो लिमिटेशन होते हैं उसकी सेवरिटी को हम अच्छे से चेक करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक आता है मेडिकल टर्म FEV1, इसको हम बोलते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, यानी हम 1 सेकेंड में फोर्सफुली कितना जो आपका एयर है वो आउट कर रहे हैं। तो जो हमारा गोल्ड क्लासिफिकेशन है COPD का इसमें हमारे 4 स्टेज देखने के मिलती हैं, गोल्ड 1, गोल्ड 2,
गोल्ड थर्ड स्टेज एंड गोल्ड फोर्थ स्टेज। तो फर्स्टली हम बात करते हैं गोल्ड वन के बारे में। तो इसकी जो सिवियरिटी रहती है गोल्ड वन की, यानी जो फर्स्ट स्टेज होता है उसकी माइल्ड रहती है। और हम बात करते हैं इसमें आपका जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है 1 सेकेंड में, वो कितना रहता है? जो इसमें फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम रहेगा 1 सेकेंड में, वो आपका हमारा जो 80% होता है या उससे थोड़ा ज़्यादा हमारा रह सकता है। अब हम बात करें गोल्ड स्टेज 2 के बारे में, तो इसकी सिवियरिटी हमारी मॉडरेट रहती है। और इसमें जो हमको फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हमारा 1 सेकेंड में होता है, वो हमारा 50% से 80% के बीच में देखने को मिलता है। और हम बात करें स्टेज थर्ड के बारे में, तो स्टेज थर्ड में जो सिवियरिटी रहेगी आपका वो सीवियर रहेगा। इसमें जो पेशेंट का जो FEV1 होता रहता है, यानी जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम रहता है 1 सेकेंड में, वो हमारा 30% से 50% के बीच में रहेगा। और जो स्टेज 4 के बारे में बात करें, ये तो हमारा वेरी सीवियर एक हमारा कंडीशंस होती है, सीवियरिटी इसमें वेरी सीवियर रहेगी। इसमें जो हमारा FEV1 यानी जो आपका फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम रहेगा 1 सेकेंड में, वो हमारा लेस देन 30% रहेगा। जैसे हम इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट, अभी हमने देखा जो गोल्ड क्लासिफिकेशन था उसमें हमने 4 स्टेज देखी। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज थी वो हमारी थी माइल्ड। ठीक है, इसमें तो हमारे कोई मोस्टली ऐसे सिम्टम नहीं देखने के मिलते, लेकिन जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई स्टेज चढ़ते हैं या हमारा कुछ लॉन्ग टाइम तक हम लंबी वॉक करते हैं, तो उसमें हमारा जो एयर फ्लो होता है उसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसमें जो एयर फ्लो रहेगा वो नॉर्मली हमारा 80% तक रहता है, हमने भी देखा था। तो जो सेकंड स्टेज थी वो आपकी मॉडरेट थी इसमें सिवियरिटी इसकी, और इसमें जो एयर फ्लो था वो आपका 50 से 80% के बीच में रहता है। और जो थर्ड हमारा स्टेज था वो हमारा सीवियर था। इसमें जो एयर फ्लो था वो आपका 30 से 50% देखने को मिलता है। और जो हमारा फोर्थ स्टेज था, ठीक है, उसको हम वेरी सीवियर हमारा स्टेज बोल रहे थे। तो इसमें हमारा जो एयर फ्लो था वो आपका लेस देन आपका 30% रहता है। ठीक है, और जैसे जो आपका वेरी सीवियर जो हमारा फोर्थ स्टेज था गोल्ड क्लासिफिकेशन का, ये हमारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है आपका फिनोटाइपिक क्लासिफिकेशन यूज टू टेलर ट्रीटमेंट इन रिसेंट अप्रोचेस। इसमें हमारे कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, वो आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस प्रीडोमिनेंट एंड एम्फाइसीमा प्रीडोमिनेंट, फ्रीक्वेंट एक्सोवेटर एंड अस्थमा COPD ओवरलैप। ठीक है, ये हमारे फिनोटाइप के क्लासिफिकेशन थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो COPD है उसका इंसिडेंस के बारे में। द प्रिवेलेंस रेट ऑफ COPD इन इंडियन मेल्स इज 5% एंड इन वुमेन 2.7%। टेसन जो आपका COPD का प्रिवेलेंस रेट है हमारे इंडियन मेल्स में वो आपका 5% है, और जो वुमेन है उसमें आपका 2.7% है। और हम बात करें मेल और फीमेल के रेशियो के बारे में, तो 1.6:1 इसका रहेगा। एंड द नंबर ऑफ वुमेन विद COPD इज ऑन द राइज। ठीक है, लेकिन जो आपके वुमेन है वो आजकल COPD ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनकी जो नंबर है वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज इंक्रीज नंबर ऑफ वुमेन स्मोकिंग सिगरेट। क्योंकि जो आपके जो वुमेन है वो आपके नंबर में आजकल इंक्रीज हो रहे हैं एज कम्पेयर टू मेल सिगरेट स्मोकिंग में। सिंस 2000 मोर वुमेन देन मैन हैव डाइड फ्रॉम द COPD। लेकिन सन 2000 सन से हमारे जो फीमेल है वुमेन्स होती हैं वो COPD से एज कम्पेयर टू मेल उनकी ज़्यादा डेथ हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे COPD के इटोलॉजी यानी जो कॉजेज होते हैं इसके बारे में। तो जो फर्स्ट कॉज है वो आपका हेरिडेटरी यानी ये जेनेटिक भी आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है आपका अल्फा-1 एंटीप्रोटीनेज डेफिशिएंसी, इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। डियर्सन जो आपका अल्फा-1 एंटीप्रोटीनेज है इसको हम AAT के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है AAT प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लंग टिश्यू डैमेज बाय प्रोटीएज मोडिलिटी इन्फ्लामेशन। इसके अलावा जो AAT होता है ये हमारे जो लंग्स टिश्यूज होते हैं इसको जो प्रोटीएज मोडिलिटी इन्फ्लामेशन होता है इसे डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। एंड AAT सीरम लेवल्स मॉड्यूलेट न्यूट्रोफिल माइग्रेशन। इसके अलावा जो AAT सीरम लेवल होता है ये हमारे न्यूट्रोफिल की जो माइग्रेशन होता है उसको मॉड्यूलेट करने में आपका हेल्प करता है। एंड हिपोटोसाइट सिंथेसाइज एंड सिक्रीट AAT इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसके अलावा हमारा जो लीवर होता है इसमें आपके हमारे हिपोटोसाइट सेल्स पाए जाते हैं, उसके थ्रू जो आपका AAT होता है इसका सिंथेसिस होता है, और आपका हिपेटोसाइट सेल्स के थ्रू ही जो आपका AAT होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट होता है। इसके अलावा हम देखते हैं जब भी हमारा जो AAT लेवल होता है, ठीक है, इसमें हमारी कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, इसका लेवल हमारा डिक्रीज हो जाता है, तो हमारे क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। देखिए, लैक ऑफ सीरम AAT रिजल्ट्स इन मैसिव लंग पैरेन्काइमा डिग्रेडेशन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जब भी हमारा जो AAT होता है यानी जो अल्फा-1 एंटीप्रोटीनेज होता है इसकी डेफिशिएंसी से
जो हमारे लंग पेरेन्काइमा होता है, इसमें आपका मैसिव डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है एंड एटी मिसफोल्डिंग लीड्स टू रिड्यूस द सीरम लेवल्स एंड लीवर सिरोसिस। इसके थ्रू आपका जो सीरम लेवल होता है वो आपका रिड्यूस भी हो जाता है और पेशेंट में लीवर सिरोसिस की कंडीशन भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। एंड a lack of serum AAT results in massive neutrophil recruitments to the airway। इसके अलावा बाय द जब भी हमारा AAT का डेफिशिएंसी हो जाता है तो इसके थ्रू जो हमारे एयरवे होता है इसमें आपका न्यूट्रोफिल का मैसिव रिक्रूटमेंट आपका होना स्टार्ट हो जाता है। और याद रखिएगा COPD को भी आपका कॉज करता है। नेक्स्ट जो आपका कॉज है COPD का वो आपका सिगरेट स्मोकिंग एंड इन्फेक्शन के थ्रू भी आपका ये डेवलप हो सकता है। और डिएसन जो आपका सिगरेट स्मोकिंग जो पेशेंट करते हैं, जो पर्सन करते हैं, याद रखिएगा सिगरेट स्मोकिंग के थ्रू हमारे जो सिस्टमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी डेवलप हो सकते हैं। एक तो हमारे ये लंग्स को तो अफेक्ट करता ही करता है, यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है इसको अफेक्ट करता ही करता है। इसके अलावा जो आपका स्मोकिंग है ये एक हमारा कार्डियक टॉक्सिक एजेंट भी है, ठीक है, और आपका कैंसरस एजेंट भी है। एंड ऑक्यूपेशन केमिकल डस्ट के थ्रू भी आपका जो COPD होता है वो डेवलप हो सकता है एंड एयर पॉल्यूशन के थ्रू भी आपका COPD के डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्पेक्टर फॉर COPD। जैसे हमने कुछ आपकी एटियोलॉजी में डिस्कस किया था, तो जो आपका स्मोकिंग होता है ये भी आपका रिस्पेक्टर रहता है और सेकंड है स्मोकर जो आपके रहते हैं वो भी आपके इसके रिस्पेक्टर रहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था लंग्स इरिटेंट्स लाइक केमिकल फ्यूम्स, ये हमने एटियोलॉजी में देखा था, तो ये भी हमारा रिस्पेक्टर रहता है। एंड हम बात करते हैं नेक्स्ट जो रिस्पेक्टर है वो आपका फैमिली हिस्ट्री विद AATD जीन बीइंग लिंक्ड टू COPD। और ये हमारा एक जीन होता है AATD जीन्स, इसके बारे में देखते हैं। द AATD जीन ऑल्सो नोन एज SERPINA1 जीन and is the gene responsible for producing the protein alpha-1 antitrypsin। डिस्टेंस जो आपका AATD जीन होता है, ठीक है, ये हमारे जो एक प्रोटीन होता है जिसको हम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जीन बोलते हैं, प्रोटीन होता है, इसको प्रोड्यूस करने में आपका हेल्प करता है। एंड म्यूटेशन इन जीन कैन लीड टू अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। और जब भी क्या रहता है इस जीन में AATD जीन में आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है या इसमें आपका म्यूटेशन हो जाता है तो इससे जो आपका अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है वो डेवलप हो जाती है एंड देन अ जेनेटिक कंडीशन दैट कैन कॉज लंग लीवर डिजीज, जिससे जो पेशेंट होता है, ठीक है, AATD की डेफिशिएंसी से, तो उनमें आपके लंग और लीवर डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका रिस्पेक्टर है वो आपका है हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एज अ चाइल्ड। अगर मान लो कोई पेशेंट चाइल्ड था उस टाइम पर उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस थे या उसकी हिस्ट्री रही हुई है तो ऐसे पेशेंट में भी ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं COPD के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट है ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर, यानी जो कॉजेज थे जैसे कि स्मोकिंग हो गया, एयर पॉल्यूशन होगा, इसके थ्रू हमारी कुछ कंडीशन डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है आपकी क्रोनिक ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन की कंडीशन पेशेंट में देखने की मिलती है। जब पेशेंट का जो एयरवे है उसमें आपका क्रोनिक ब्रोंकियल इरिटेशन इन्फ्लामेशन होता है तो पेशेंट में आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसमें पेशेंट को ब्रोंकियल एडिमा और आपका म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन होना, क्रोनिक कफ और ब्रोंकियल स्पाज्म देखने को मिलता है। और इसकी जो सेकंड कंडीशन थी वो था आपका ब्रेक डाउन इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लंग, यानी जो हमारे लंग्स में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसमें इलास्टिन में ब्रेक डाउन हो जाता है और जो ब्रेक डाउन होगा वो आपका अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी के थ्रू होगा। और जब हमारे लंग्स में जो इलास्टिन होता है उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है तो पेशेंट में आपकी एम्फाइसीमा की कंडीशन देखने की मिलती है, ठीक है। और जब एम्फाइसीमा होगा पेशेंट में तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरवे स्पेसेस एंड एयरवे इनएबिलिटी, तो जो पेशेंट के जो एयरवे स्पेसेस होते हैं यानी जो एल्यूलाई होते हैं उसमें आपका डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, इन्लार्जमेंट का देखने को मिलता है और हमारा बुले का फॉर्मेशन हो जाता है। जब हमारा बुले का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो पेशेंट होगा वो प्रॉपरली आपका ब्रीथ नहीं ले पाएगा, यानी जो आपका एक्सहेल है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और जो प्रॉपर अमाउंट में जो एयर हमारी आउट होनी होती है इन 1 सेकेंड या 1 टाइम वो आपको प्रॉपरली नहीं हो पाता। देन जब हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और आपका एम्फाइसीमा दोनों कंडीशन डेवलप हो जाती है देन तो पेशेंट में क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी, एयर ट्रैपिंग हो जाएगा, डिस्ने की कंडीशन देखने को मिलती है और पेशेंट में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड देन एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो विल डेवलप एंड हाइपोक्सीमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है, हाइपोवेंटिलेशन और कोर पल्मोनरी पेशेंट में आपका डेवलप हो सकता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम जो सीओपीडी के हैं कौन कौन से होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका ओकेजनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली आफ्टर एक्सरसाइज। जो पेशेंट है, मान लो कोई पेशेंट है वो एक्सरसाइज करके आता है, उसके बाद पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकता है। माइल्ड बट रिकरेंट कफ देखने को मिलेगा। क्रोनिक कफ विथ और विदाउट म्यूकस, पेशेंट में क्रोनिक कफ होगा, उसमें आपका म्यूकस हो भी सकता है और नहीं भी। और मान लो कोई पेशेंट है उसको क्रोनिक कफ हो रहा है, देन दिस पेशेंट रिक्वायर्ड क्लियर म्यूकस फ्रॉम लंग्स एवरी डे। तो इनकी जो लंग्स होता है उसमें से एवरीडे म्यूकस को क्लियर करने की जरूरत पड़ती है ताकि पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ ले सके। नेक्स्ट है हेमोपेटाइसिस कैन अकर ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और जब भी पेशेंट में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान पेशेंट में हेमोपेटाइसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। डिस्टेंस जो हेमोपेटाइसिस होता है इसका मीनिंग होता है आपका ब्लड इन स्पुटम। ठीक है, यानी जब आपका कफिंग करते हैं उस दौरान आपका ब्लड आता है तो उसको हेमोपेटाइसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेशेंट में डिस्ने की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और डिस्ने का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड विजिंग साउंड सुनने के लिए मिल सकती है। एंड विच इज टाइप ऑफ हायर पिच नॉइसी ब्रीदिंग स्पेशली ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, यानी जब भी पेशेंट एक्सहेल करेगा तो उस दौरान पेशेंट से आपकी विजिंग साउंड सुनाई देने के लिए मिलेगी। एंड पेशेंट में चेस्ट टाइटनेस देखने के लिए मिल सकता है। फ्रिक्वेंट कोल्ड, फ्लू और अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और पेशेंट में पल्स पैराडॉक्सिस की कंडीशन देखने की मिल सकती है। अब बात करते हैं कि पल्स पैराडॉक्सिस होता क्या है। इन दिस आर डिक्रीज इन सिस्टोलिक आर्टरी प्रेशर ऑफ मोर देन 10 mm Hg विद इंस्पायरेशन। यानी जब भी कोई पेशेंट हमारा एयर को इंस्पायर करता है, अंदर लेता है, तो उस दौरान जो सिस्टोलिक आर्टरी प्रेशर होता है वो आपका 10 mm Hg से ज़्यादा आपका डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम पल्स पैराडॉक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट में फटीग की कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। एंड स्वेलिंग ऑफ द फीट एंकल और लेग, यानी पेशेंट जो फीट एंकल और जो लेग होगा उसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगा। वेट लॉस हो सकता है पेशेंट में। एंड साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है पेशेंट के फिंगर नेल्स, लिप्स में। और डिएशन जब भी आपका साइनोसिस होता है ये इंडिकेट करता है कि जो पेशेंट का ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम है। उसे आपका साइनोसिस का लेवल होता है, मीनिंग होता है ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ स्किन। और पेशेंट में एनोरेक्सिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। पेशेंट जो एनोरेक्सिया होता है इसका मीनिंग होता है आपका लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट इंक्रीज, यानी जो पेशेंट होगा उसमें आपका बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा। हाइपोक्सिया में डेवलप्ड विद हाइपर कैप्निया, यानी जैसे जो आपका पेशेंट होगा उसमें हाइपोक्सिया तो होगा ही होगा, हाइपोक्सिया में होगा तो साथ में उसमें हाइपर कैप्निया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। पेशेंट जो आपका हाइपोक्सिया में होता है इसका मीनिंग होता है आपका डिक्रीज लेवल ऑफ O2 इन ब्लड। ठीक है, और हाइपर कैप्निया का मतलब होता है आपका इंक्रीज CO2 लेवल इन ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट है एडिमा इन एंकल मे बी ओनली ड्यू टू राइट साइडेड हार्ट इन्वॉल्वमेंट। मान लो क्या है, कोई पेशेंट है उसको सीओपीडी हुआ है, उसका राइट साइड हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें आपका पेशेंट के जो एंकल होता है उसमें भी आपका एडिमा देखने को मिल सकता है। फीवर देखने को मिल सकता है, चिल्स हो सकते हैं और डायफ्रोसिस की कंडीशन पेशेंट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के बारे में। फर्स्ट है आपका हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का परफॉर्म किया जाता है। सेकंड है आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पेशेंट में किया जाएगा। देन सीरम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लेवल हमारा चेक किया जाता है पेशेंट में। पेशेंट जो आपका सीरम 1 एंटीट्रिप्सिन लेवल होता है इसका जो नॉर्मल वैल्यू रहता है वो आपका 100 से 220 mg पर डेल रहता है। एंड नेक्स्ट आपका स्पुटम स्पेसिमेन फॉर ग्राम स्टेन और कल्चर, और जो स्पुटम होता है उसका ग्राम स्टेन और कल्चर करने के लिए हम स्पुटम का स्पेसिमेन लेते हैं। इसके अलावा हमारा जो ABG एनालिसिस है वो भी पेशेंट परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसमें हमारा ECG भी परफॉर्म किया जाता है। इसकी नेक्स्ट जो टेस्ट है वो आपका एक्सरसाइज टेस्ट विद ऑक्सीमेट्री एंड इकोकार्डियोग्राम और कार्डियो न्यूक्लियर स्कैनिंग भी पेशेंट में परफॉर्म किया जाता है। देन है आपका चेस्ट एक्सरे भी पेशेंट में परफॉर्म किया जाता है। इन लेट स्टेज हाइपर इन्फ्लेशन, फ्लैटेंड डायफ्राम, इंक्रीज रेट्रोस्टर्नल वस्कुलर मार्किंग, पॉसिबल ब्ले फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। एंड CT स्कैन भी पेशेंट में हम परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ COPD के बारे में। फर्स्ट है
oxygen administration. The best method of oxygen administration for the client with COPD is by Venturi mask. टेंशन जो हमारे COPD का पेशेंट होता है, इसमें O2 एडमिशन करने का बेस्ट मेथड रहता है आपका वेंचुरी मास्क के थ्रू। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जो आपका वेंचुरी मास्क रहता है, इसका जो फ्लो रेट रहता है सिंपल मास्क के कंपेयर में ज़्यादा रहता है। और जो वेंचुरी मास्क है, इसका जो फ्लो रेट रहता है वो आपका 2 to 15 लीटर पर मिनट रहता है। सेकेंड आपका अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, पेशेंट को स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए बोलना है। नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक्स, और जैसे कि आपका एमॉक्सिलिन, ये ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अदर हमारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो भी पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रोंकोडायलेटर, जिसमें पेशेंट को हम आपका नेबुलाइजर और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका पेशेंट को बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पेशेंट को हम साल्बिटामोल और आपका लिवाल्बिट्रॉल जो ड्रग्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पेशेंट को टियोट्रोपिन और इप्राट्रोपियम जो ड्रग्स होते हैं प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है आपका मिथाइल जैंथिन्स सच एज थियोफैलिन गिवन ओरली। इसके अलावा पेशेंट को मिथाइल जैंथिन, जिसमें पेशेंट को थियोफैलिन हम ओरली प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हम आपका इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड करते हैं। देन चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्टुरल ड्रेनेज शुड बी डन that helps to clear airway to improve breathing and enhance lung function. इसके अलावा जो पेशेंट है उसको हम चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो पेशेंट का जो एयरवे है उसको हम क्लियर कर सकें, और जो पेशेंट की जो ब्रीदिंग है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, और जो लंग जो फंक्शन है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकें। पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है, और पेशेंट को न्यूमो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है, और पेशेंट को पर ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेनी है, और साथ में पल्मोनरी जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं उसको पेशेंट को ज्वाइन करना है। एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इफ़ लो BMI, और पेशेंट का जो BMI है वो लो है तो पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसको डायरिफैलिन हम जो इंजेक्शन है वो पेशेंट को IV प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट फॉर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, तो इस पेशेंट के लिए हमारा कौन कौन से ट्रीटमेंट रहते हैं वो देखते हैं। इन दिस रेगुलर IV इन्फ्यूजन ऑफ ह्यूमन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। जब पेशेंट में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी रहती है तो ऐसे पेशेंट को ह्यूमन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का रेगुलर IV इन्फ्यूजन करना होता है, जो नॉर्मली एवरी वीक पेशेंट में परफॉर्म किया जाएगा, जिसमें पेशेंट को हम प्रोलास्टिन, जेमाइरा और एंटीप्रोटीज जो ड्रग्स होती हैं वो देते हैं। एंड क्वाइटिंग ऑफ स्मोकिंग, तो इस दौरान पेशेंट को स्मोकिंग को करने के लिए पूरा फुल्ली अवॉइड करना है। एंड लंग ट्रांसप्लांट में बी कंसिडर्ड फॉर पीपल विद सीवियरली डिसेबलिंग अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिजीज। अब मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको आपका सीवियरली हमारे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो डिजीज होता है उससे सफ़र कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट में हमको लंग ट्रांसप्लांट की ज़्यादा नीड रहती है। इसके अलावा हम पेशेंट को म्यूकोलाइटिक जो ड्रग्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पेशेंट को हम ग्यूएफ्सिनिन एंड एन एसिटाइलसिस्टीन जो ड्रग्स होती हैं प्रोवाइड करते हैं। एंड जो म्यूकोलाइटिक ड्रग्स होती हैं इट हेल्प्स टू थिन एंड लूजन म्यूकस इन द एयरवे, मेकिंग इट ईजियर टू क्लियर। जो म्यूकोलाइटिक जो ड्रग्स होते हैं इसके थ्रू जो हमारा एयरवे होता है उसमें से हम जो थिक और जो म्यूकस होता है उसको क्लियर कर सकते हैं, जिससे जो पेशेंट का एयरवे है वो क्लियर रहेगा और पेशेंट को ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ COPD के बारे में। फर्स्ट जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो आपका है बुलेक्टमी। इन दिस रिमूवल ऑफ लार्ज एबनॉर्मल एयर स्पेसेस फ्रॉम द लंग्स। पेशेंट जो हमारा बुलेक्टमी होता है इसमें जो आपके लार्ज एबनॉर्मल जो एयर स्पेसेस होते हैं यानी जो ब्ले होता है इसको हम लंग से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका लंग ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट परफॉर्म कर सकते हैं। एंड लंग वॉल्यूम जो रिडक्शन सर्जरी है वो पेशेंट में की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पेशेंट है COPD का उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट में आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, स्केलेटल मसल डिसफंक्शन देखने को मिल सकते हैं, अस्थमा COPD ओवरलोड सिंड्रोम की कंडीशन पेशेंट में डेवलप हो सकती है, न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है, और कोर प्रोनल डेवलप हो सकता है पेशेंट में, और आपका राइट साइडेड हार्ट फेलियर की कंडीशन देखने को मिल सकती है, डिसरिथमिया, डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर पेशेंट में देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। फर्स्ट है आपका असिस्ट रेस्पिरेटरी स्टेटस, ब्रीथ साउंड, ऑक्सीजन सैचुरेशन
एफर्ट ऑफ ब्रीदिंग। ड्यूरेशन जो हमारी नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो नर्सेज क्या करना चाहिए नर्सेज को, तो फर्स्ट जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है आपका पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है उसको असेस करना है, जिसमें पेशेंट का जो ब्रीथ साउंड है और जो O2 सैचुरेशन होती है और जो पेशेंट का ब्रीदिंग में एफर्ट है उसको असेस करना है। नेक्स्ट आपका एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, ब्रोंकोडायलेटर, स्टेरॉइड्स और ऑक्सीजन थेरेपी। इसके अलावा जो पेशेंट को जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई होती है डॉक्टर के थ्रू, उसको प्रॉपर टाइम पर देना है, उसको मिस नहीं करना है, और O2 थेरेपी को भी आप टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। नेक्स्ट आपका एजुकेट पेशेंट्स अबाउट इनहेलर यूज़ एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसको इनहेलर के यूज़ के बारे में बताना है। इसके अलावा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जैसे कि आपका पर्स लिप ब्रीदिंग, इसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है। एंड इंक्रीज स्मोकिंग सजेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके अलावा जो पेशेंट होता है इसको स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए बोलना है और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने के लिए भी बोलना है। नेक्स्ट आपका मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा जो अदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको कंटिन्यूसली पेशेंट जो नर्सेज होती हैं उसको मॉनिटर करना है, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया और जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, इसको कंटिन्यूसली असेस करना है। एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एज COPD कैन कॉज एंजाइटी एंड डिप्रेशन। उसके अलावा पेशेंट को हमको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि जो COPD वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें आपका एंजाइटी और डिप्रेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है, और इससे प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका इंक्रीज पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। इसके अलावा पेशेंट को हम जो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं इसके लिए हम इंक्रेज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।